हेमलो जी, स्वागत है आपका अनदर वीडियो के अंदर। वेलकम टू बायोब्रेव और मैं सभी तालिब आपका स्वागत करता हूँ अनदर लेक्चर के अंदर। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आई है। भाई वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, एक वीडियो अपलोड की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी थी उनको मालूम होगा, किसी ने एक यूट्यूब चैनल है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, उसने मेरी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक मार दी थी, तो इसलिए मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ी। अब आज दोबारा शूट की, फिर अब अपलोड होगी ये वीडियो। तो हाँ, ये तो छोड़ो। अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का, क्लास 12 के अंदर से मलेरिया। मलेरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत कॉमन नाम है मलेरिया। क्या होता है अब भैया, अब अगर आपसे पूछूं कि यार मलेरिया से लोगों की कितनी मौत होती होगी, आप लोग कहोगे सर ज्यादा नहीं होती होगी, कुछ ही लोगों की मौत होती है क्योंकि अब तो इसका इलाज अवेलेबल है। लेकिन नहीं, ये इतनी खतरनाक डिजीज है, इससे लोगों की बीमारियां और बीमारियों के मुकाबले में ज्यादा होती हैं। अगर हम ऊपर से अगर हम देखें 2018 तक का जो इसका स्टेट्स है कि कितने लोगों की मौत हुई है, तो 2018 तक का अवेलेबल है। तो 2018 के अंदर हर साल इसकी इस बीमारी के चक्कर में इसके चपेट में आकर 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 4 लाख लोगों की कब? जब हमारे पास इसकी एंटी मलेरियल की वैक्सीन है, इसकी हर तरीके की सुविधा हमारे पास अवेलेबल है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी मेडिसिन से, अच्छा आईसीयू है, हर तरीके की चीजें हमारे पास, फिर भी लोगों की अभी भी इससे मौत हो रही है। तो सोचो, जब अपन के पास इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी तो कितनी मौतें होती होंगी। आज से 8-10 साल पहले अगर आप देखोगे तो कम से कम हर साल 10 से 11 लाख लोगों की इससे मौत हो जाती थी। उससे भी अगर आप पहले चल जाओ 2000 के टाइम के अंदर, 1998-99 के टाइम पर, उस टाइम पर 15-16 लाख लोगों की हर साल 15-16 लाख लोगों की हर साल इससे मौत हो जाती थी। ये इतनी खतरनाक डिजीज है। अब भैया इतनी खतरनाक तो है, अभी है क्या? तो भैया मलेरिया किसकी डिजीज है? ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है। आपने नाम सुना होगा प्रोटोजोआ का। तो जो डिजीज प्रोटोजोन्स कोज करते हैं उसको हम प्रोटोजोअल डिजीज कहते हैं। अब मलेरिया की बात की जाए तो मेल इसके अंदर MAL मेल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बैड एयर। क्या? बैड एयर, बुरी हवा। और एरिया मतलब प्लेस, यानी कि एयर ओरिजिनली थॉट टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम मेशेस एंड स्टेगनेंट स्विम। मेशेस और स्टेगनेंट स्विम मतलब दलदल हो गई अपनी, जहां ये भी कोई कीचड़ हो गया, ये एक खड्डा हो गया, उसके अंदर पानी भर रहता है, मक्खियां उसके ऊपर आती रहती हैं, मच्छर उसके ऊपर आते रहते हैं, उसकी बात की जा रही है। तो पहले के लोगों का मानना था कि मलेरिया जो बीमारी है वो खराब एयर की वजह से कोज होती है। यानी कि जहां की हवा खराब है, अगर आप वहां जाओगे तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। अब ऐसा फिर जब आगे लोगों ने, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी किया तो मालूम हुआ कि भाई ये कुछ और चीज है, और ये किसी और चीज से होती है। और वो चीज क्या है? यानी कि जो चीज कोज करता है, यानी कि अपना पैथोजन क्या है इसका? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियन पैरासाइट। अब प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं। होस्ट अगर आप बोले तो इससे होती है या इससे होती है या दोनों से होती है उस चीज को। तो क्या क्या है इसका? एक तो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, इसका वेक्टर भी है। क्या? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और दूसरा होस्ट क्या है इसका? ह्यूमन बीइंग इसका दूसरा होस्ट है। अब इसके आगे अब हम देखेंगे इसके स्टेट्स और इसकी हिस्ट्री कि मलेरिया से कितने लोगों की मौत हुई है और ये कहां से आया है और कितने सालों से। ये मलेरिया सबसे पुरानी बीमारी है, सबसे पुरानी। 4000 साल की इसकी हिस्ट्री है, 4000 साल पहले हुई थी ये स्टार्ट। अब जो 2 होस्ट की हमने बात की थी, पहला फीमेल है एनाफिलिस मॉस्किटो और दूसरा है अपना ह्यूमन बीइंग्स। अब इन दोनों होस्टों के बारे में अपन लोग डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। फीमेल एनाफिलिस के अंदर क्या होता है? एज द सेक्सुअल फेस द मलेरियल पैरासाइट। अब ये पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि होस्ट का खाना या फिर उसके एक्सपेंसेस खाया जाता है।
अगर आप पैरासाइट की सिंपल डेफिनेशन पढ़ें तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन एन ऑर्गेनिज्म एंड टेक हिज फूड एंड इट्स एक्सपेंसेस ऑफ इट्स होस्ट के वो सारे एक्सपेंसेस और उसका खाना वगैरह सब खा लेता है। अगर पैरासाइट का एग्जांपल देखें अपन, तो पैरासाइट का एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम और एक्टोपैरासाइट और अपना हेलिमेंथीस, ये होता है पैरासाइट का एग्जांपल। तो द सेक्सुअल फेज द मलेरियल पैरासाइट अकर, फीमेल एनोफिलिस के अंदर जो फेज होता है वो सेक्सुअल फेज होता है। इट इज कंसिडर्ड द डेफिनेटिव होस्ट, हम इसको फीमेल एनोफिलिस को डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। प्राइमरी अपने ब्रैकेट के अंदर ऑफ मलेरियल पैरासाइट का। अभी ये चीज आपको थोड़ा कम समझ में आएगी, वो इसलिए क्योंकि जैसे ये मैंने पढ़ा के सेक्सुअल फेज कि इसके अंदर सेक्सुअल फेज अकर होता है। वो कैसे अकर होता है, जब हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे कि मच्छर अपनी बॉडी में जाकर किस तरीके की बीमारियां फैला, मतलब अपना कि वो कैसे डिवाइड होता है, अपने किस किस बॉडी को नुकसान हो जाता है, या उस मच्छर के अंदर ही क्या क्या चीजें हो पाती हैं जिसकी वजह से वो हमें नुकसान पहुंचाता है। हम इस चीज को फ्लो चार्ट के अंदर आगे देखेंगे, तो उस टाइम पर आपको ये भी और ह्यूमन बींग्स वाला भी समझ में आएगा। तो अभी आपको जितना समझ में आ रहा है ना, उतना आप इस चीज को ग्रैब करो। दूसरा है ह्यूमन बींग्स। एज द सेक्सुअल फेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन मैन, तो जो असेक्सुअल फेज होता है मलेरियल पैरासाइट का, वो काय में होता है, वो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इट इज कंसिडर्ड एज द इंटरमीडिएट होस्ट, इसको हम इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बीच का। नेक्स्ट पॉइंट है, एज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फीड ऑन द ब्लड, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ब्लड को सक करती है, ब्लड को फीड करती है। ओनली दे कैन सर्व एज वेक्टर, ये हमेशा एक वेक्टर के तौर पर ही सर्व होंगे। ऑफ मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट के द पैरासाइट डू नॉट हार्म द मॉस्किटो। अब जो पैरासाइट होता है ना, वो मॉस्किटो को हार्म नहीं पहुंचाता। वो किसको हार्म पहुंचाएगा, वो हमें हार्म पहुंचाएगा जब ये अपन के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा ना। फीमेल एनोफिलिस का बाइट, जब अपन की बाइट ले लेगा ये फीमेल एनोफिलिस, तब क्या क्या नुकसान होंगे वो हम फ्लो चार्ट के तौर पर देखेंगे। तो बच्चों अब हम इसके बाद देखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ एनोफिलिस मॉस्किटो, कि एनोफिलिस मॉस्किटो की जिंदगी कैसे होती है। अब मैंने यहां पर ये नहीं लिखा कि लाइफ ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, नहीं, मैंने लिखा एनोफिलिस मॉस्किटो। इसका मतलब हम लोग मेल और फीमेल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मॉस्किटो गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया इट बिकम्स, आप लोग देख लीजिएगा। बिफोर इट बिकम्स ए फुल ग्रोन एडल्ट, यानी कि मॉस्किटो बहुत सारी स्टेजेस के अंदर से जाता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, कि हमारा सबसे पहले टीनेज होती है, सबसे पहले हम होते हैं चाइल्डहुड के अंदर अपने, फिर टीनेज के अंदर आते हैं, फिर अडल्ट होते हैं ना। वैसे ही इनमें भी होता है कि ये भी बहुत सारी वेरियस स्टेजेस से इनको पार होना होता है, उसके बाद ये लोग अडल्ट होते हैं। अब इनकी वो वेरियस स्टेजेस कितने टाइम की होती है, हम देखते हैं कि फीमेल की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी पूरी जिंदगी वो होती है 3 से लेकर 100 दिनों तक, यानी कि इसकी जिंदगी इतनी होती है, ये 3 दिन से लेकर 100 दिन तक जीवित रह सकती है, नहीं तो फिर उसी के बीच के अंदर खत्म हो जाएगी अगर आपने मार दिया तो। मेल के अंदर 10 से 20 दिन, मेल जो मॉस्किटो होती है एनोफिलिस की, उसकी जिंदगी सिर्फ 10 से 20 दिन की होती है। बेचारा सिर्फ 10 से 20 दिन के अंदर निमट जाता है ये। और यहाँ पर भी देख सकता हूँ फीमेल ज्यादा जी रही है मेल से, मेल ज्यादा नहीं जीते। तो भाई अब ये हो चुका है। इसके बाद देखेंगे हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि मलेरिया की हिस्ट्री की, कहां से आया है ये, कितने साल पहले इसको रिपोर्ट किया था, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस इसका क्या था, ये कहां से ड्राइव हुआ है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मलेरिया सबसे ज्यादा पुरानी बीमारी है, वही चीज हम देखेंगे। मलेरिया एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया हैव बीन ट्रैक्ड बैक ओवर 4000 ईयर्स अगो, 4000 साल पहले का इसका इतिहास है, 4000 साल पहले का। नेक्स्ट पॉइंट है, द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ मलेरिया वाज इन 2700 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट 2700 BC, यानी 2700 बिफोर क्राइस्ट से पहले 2700 के अंदर। समझ सकते हैं आप कि कितनी
पुरानी इसकी सिम्टम्स, उसकी डॉक्यूमेंटेड केस आया था सबसे पहले। मलेरिया वॉज नेम्ड आफ्टर द इटालियन वर्ड फॉर बैड एयर। मैंने जैसे यहाँ पर वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख रखा था कि मलेरिया के अंदर मेल का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर, यानी कि बैड एयर। या लोग समझते थे कि जहां की हवा ऐसी होती है ना वहां पर इन लोगों का प्रकोप होता है, या फिर आप लोग समझते थे, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कि इन लोगों का वहां पर प्रकोप होता है जहां पर बुरी हवा होती है, वहां पर अगर आप जाएंगे तो आप लोग उसकी मलेरिया की चपेट के अंदर आ जाएंगे। लोगों का ऐसा मानना था, बट फिर आगे आप लोगों ने देख ही लिया कि ये सब सिर्फ एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। उसके बाद है लेंस द फर्स्ट सस्पेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन स्वयं मलेरिया एंड मॉस्किटो। लेंस ने सबसे पहला सस्पेक्टेड रिलेशनशिप देखा था किसके बीच में, स्वयं मलेरिया और मॉस्किटो के बीच के अंदर। नेक्स्ट है अल्फोंस लेवरन इन 1880। भैया अपना साइंटिस्ट के नाम और किस ईयर के अंदर उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, ये नीट के अंदर सबसे ज्यादा जो सवाल है वो डेट्स के ऊपर और साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अल्फोंस लेवरन नाम का एक साइंटिस्ट था मेरा भाई, 1880 के अंदर डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट। इसने देखा था कि इसने डिस्कवर किया था कि मलेरिया जो कोज होता है वो प्रोटोजोन पैरासाइट की वजह से कोज होता है। हमने देखा था ना कि ये प्रोटोजोन डिजीज है, तो ये प्रोटोजोन पैरासाइट की वजह से ये डिजीज कोज होती है। ये चीज किसने देखी, अल्फोंस लेवरन भाई ने। उसके बाद इनफैक्ट ही डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम, उसने इसके बाद प्लाज्मोडियम को भी डिस्कवर किया। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1907। 1907 के अंदर 1907 के अंदर भाईजान को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, उससे उनको सम्मानित किया था। अब यहां से सवाल कैसा आ सकता है, हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट, तो अल्फोंस लेवरन। और एक सवाल ये भी आ सकता है कि पहले ये वाला अपन पॉइंट देखेंगे, फिर सवाल इसके ऊपर से आएगा। हिज टॉपिक ऑफ डिस्कवरी वाज रोल ऑफ प्रोटोजोन्स इन कॉजिंग डिजीज। इनका भाई इनका टॉपिक क्या था, टॉपिक ये था इनका कि रोल ऑफ प्रोटोजोन का रोल क्या होता है डिजीज कोज करने के अंदर। तो सवाल ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ अल्फोंस लेवरन ऑन विच ही गॉट नोबेल प्राइज एंड इन विच ईयर। तो कौन से ईयर में उन्होंने नोबेल प्राइज पाया था, 1907 1907 के अंदर, और उनका टॉपिक क्या था, रोल ऑफ प्रोटोजोन इन कॉजिंग डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्गी। ये भी एक नाम है साइंटिस्ट का जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ये चीजें आपको याद रखनी है, टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए कि नोबेल प्राइज अल्फोंसे को कौन से ईयर के अंदर मिला था, कौन है किसने इस चीज को डिस्कवर किया, प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किसने किया, ये सब आपको टिप्स के ऊपर होने चाहिए। जब भी आप नीट पढ़ पाओगे, जब भी 700 नंबर आपके आ पाएंगे और एम्स दिल्ली का जो आपका सपना है वो आपको पूरा हो पाएगा। तो भैया गोल्गी 1885 के अंदर कंफर्म लेवरन डिस्कवरी। अब इन गोल्गी भाई ने ये कंफर्म किया कि जो लेवरन भाई ने कहा था ना कि डिस्कवरी के जो मलेरिया कोज होता है वो प्रोटोजोन पैरासाइट से हुआ, तो गोल्गी भाई ने इस चीज को कंफर्म किया कि हाँ लेवरन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंसान बिल्कुल इंटेलिजेंट आदमी है। डिस्कवरी बाय ऑब्जर्विंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम। अब उन्होंने इस चीज को कंफर्म कैसे किया, उन्होंने ऐसे कंफर्म किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। किस चीज को ऑब्जर्व किया, स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया इन ह्यूमन आरबीसी। हमारी ह्यूमन आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, प्लाज्मोडियम की स्टेज को, कि प्लाज्मोडियम हमारी ह्यूमन आरबीसी के अंदर आके उसके अंदर क्या क्या चेंज आता है, क्या क्या उसके अंदर अपना बदलाव आता है, वो ये सब देखेगा। तो यहां से भी एक सवाल निकल कर आ सकता है, हु कंफर्म लेवरन डिस्कवरी। तो गोल्गी भाई ने की थी। एक सवाल ये आ सकता है, हाउ गोल्गी कंफर्म दैट लेवरन डिस्कवरी इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, बाय ऑब्जर्विंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। ऐसे सवाल क्या ज्यादातर ना एजर्शन रीजन के अंदर आते हैं।
एजर्शन रीजन के अंदर क्या सवाल आते हैं, मान लीजिए आपको ये एक सेंटेंस दे देगा, गोल्गी कंफर्म्ड एविडेंस डिस्कवरी, है ना, और रीजन आएगा इसका क्या, कैसे उसने किया था, बाय ऑब्जर्विंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया इन ह्यूमन आरबीसी। अब उसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं ना, वो ऑप्शन ऐसे आते हैं कि भैया जो रीजन है वो भी सही है और जो असर्शन है वो भी सही है, या फिर ऐसा आता है कि असर्शन ठीक है रीजन रॉन्ग है, या फिर रीजन सही है असर्शन अपना असर्शन रॉन्ग है, या फिर असर्शन और रीजन दोनों चीजें रॉन्ग है। ये ऐसे सवाल आ जाते हैं इसके अंदर के, और एक कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि चारों सेंटेंस के अंदर से कौन सा सेंटेंस ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक सेंटेंस दे देगा, गोल्गी कंफर्म लेवरेंस डिस्कवरी बाय ऑब्जर्विंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया इन ह्यूमन डब्ल्यूबीसी, तो ये सेंटेंस तो हो गया गलत। अगला सेंटेंस है बाय ऑब्जर्विंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया इन ह्यूमन प्लेटलेट्स, ये वाला सेंटेंस भी हो गया बिल्कुल गलत। अगला आ जाएगा ऑब्जर्विंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया इन मॉस्किटोस, ये भी गलत है। अब एक ऑप्शन यह आया अपना बाय ऑब्जर्विंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया इन ह्यूमन आरबीसी, तो ये ठीक होगा। यानी कि आपको इतनी बारीकी से पढ़ना है एक एक लाइन को कि आपको ये मालूम होगा जो सेंटेंस कह रहा है ना वो सेंटेंस बिल्कुल सही कह रहा है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मेरे नोट्स है ना ये टोटल एनसीईआरटी के ऊपर है, एनसीईआरटी से है ये सारे नोट्स, और एनसीईआरटी के भी अंदर जो डीप जिस टॉपिक को एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 लाइनों के अंदर समझा रखा है ना, उस टॉपिक को मैंने बहुत अंदर ज्यादा डीप जाके उस 2 लाइन को मैंने पूरे पैराग्राफ के अंदर समझा रखा ताकि कोई चीज छूटे नहीं। और तो आप लोग पूछे थे ना कि वीडियो इतनी लेट क्यों आई थी, वो वीडियो लेट इसलिए आई थी क्योंकि मैंने इसके मलेरिया के नोट्स बहुत ज्यादा डीप तैयार किए हैं, खुद एड के तैयार किए हैं, इसलिए तो इस बात का फिक्र छोड़ देना कि इससे बाहर कुछ जाएगा आपके लिए बहुत ज्यादा ये सफिशिएंट है। तो अगला पॉइंट है इन 1897 सर रोनाल्ड रोज। अब देखिए यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का नाम आ गया और एक और ईयर आ गया, ये दोनों चीजें बड़ी याद रखने की चीजें हैं। तो 1897 के अंदर यानी 1897 में सर रोनाल्ड रोज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म इंडिया के अंदर हुआ था, अल्मोड़ा के अंदर। अल्मोड़ा अगर आप देखें तो उत्तराखंड के अंदर एक प्लेस है, वहां की बात हो रही है यहाँ पर। अल्मोड़ा इन इंडिया established that malarial parasite is transmitted by the bite of FAM यानी कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मगर आप अपने नोट्स के अंदर इसको पूरा लिखना। तो इन्होंने इंडिया के अंदर किया था इन्होंने इस बात का कंफर्म कि मलेरिया जो बीमारी हो जाती है इंसान को वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से ही होती है, जो कि पहले जिस साइंटिस्ट ने कहा था उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। In 1902 के अंदर he got the Nobel Prize for his discovery. He worked in India. 1902 के अंदर सर रोनाल्ड रोज को इंडिया ने नोबेल प्राइज से सम्मानित किया, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत टाइम तक काम भी किया था। अब यहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम देखें स्टेट्स क्या कहते हैं कि कितने सालों से कितनी मौतें हो रही है, कहां पर कौन हरा सबसे ज्यादा, ये बीमारी किसके अंदर देखी जाती है और कौन कौन इसकी चपेट में आ जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे इज इक्वल्स टू कब सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड मलेरिया डे? 25 अप्रैल को, हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। मलेरिया इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर मेजोरिटी में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जिस बीमारी से इंसानों की मौत होती है वो होती है मलेरिया से। इन 2018 देयर वर एन एस्टिमेटेड 4,05,000 डेथ्स फ्रॉम मलेरिया ग्लोबली। 2018 के स्टेट्स के मुताबिक अगर अपन देखें तो 4,05,000 लोगों की मौत हो चुकी थी मलेरिया बीमारी से ग्लोबली वर्ल्ड वाइड के अंदर। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको मैंने नोट्स लिखवा रखे। चिल्ड्रन एजेड अंडर 5 years आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप अफेक्टेड बाय मलेरिया। जो छोटे बच्चे होते हैं
जिनकी उम्र 5 साल की होती है या उससे 5 साल से थोड़ा कम होती है, अंडर 5 इयर्स, उनको सबसे ज्यादा चपेट में रहता है मलेरिया। मलेरिया सबसे ज्यादा उनके अंदर देखा जाता है। अब स्टेट्स का लास्ट पॉइंट है, नियरली 85% ऑफ ग्लोबल मलेरिया डेथ्स इन 2018 वर कंसंट्रेटेड इन 20 कंट्रीज। 20 कंट्रीज के अंदर 2018 के अंदर 85% मलेरिया की डेथ्स देखी गई थी। ये इसका अंदाजा किसने लगाया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अफ्रीका के रीजन के अंदर। एंड इंडिया नाइजीरिया है, इंडिया नाइजीरिया के अंदर अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 24% ऑफ ऑल मलेरियल डेथ्स। 24% इंडिया के अंदर हुई थी, नाइजीरिया वगैरह ये सब देखें अगर अपन तो 24% यहां हुई थी और 85% ऑल ओवर के अंदर हुई थी। अब आगे आप जो देखने वाले हैं मलेरिया के अंदर, वो एक तो होगा कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसा होता है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर वो जाके किस तरीके से रिएक्शन करता है, फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम लोगों का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका डायग्नोसिस क्या होता है, ये जब ये खतरनाक हो जाता है तो इसके अंदर अपनी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये सब आप लोग देखेंगे मलेरिया लेक्चर के पार्ट 2 के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।